हेलो एवरीवन, मैं मुकेश मिश्रा आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल मिश्रा मैथ्स में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने ओसवाल जो सैंपल पेपर है उसका सेट 3 अनसॉल्व सेट 3 का सेक्शन ए डिस्कस किया था और आज के वीडियो में उसी का सेक्शन बी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हम सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है क्या कि प्रूव करना है कि 6 रेज़ टू n यानी 6 का पावर n क्या है, यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर है। कहता है इसका इंड डिजिट जो होगा यानी यूनिट डिजिट जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो कभी यूनिट डिजिट जीरो होने के लिए जिस नंबर का पावर n है उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, 2 और 5। लेकिन अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या आता है, 2 और 3। तो 2 और 3 आता है, इट मीन्स इसका इन डिजिट जो होगा वो कभी भी यानी यूनिट डिजिट जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। हमको इतना ही बात लिखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 doesn't contain 5, it contains 2, doesn't contain 5 and 5 नहीं है इसमें। this is the reason why it never ends with 0। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, एक फिगर दिया है। देखिए फिगर क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये चारों साइड इक्वल है। DEFG स्क्वायर का जो नाम है वो है DEFG। देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, यहाँ प्रूफ क्या करना है कि एफ जी स्क्वायर इक्वल्स टू BG इंटू FC, BG इंटू FC, यानी इसका स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। गौर से देखिए, इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। ये 90 है, ये अगर हम थीटा एंगल लेते हैं तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो देखिए गौर से स्ट्रेट लाइन है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कितना होगा, थीटा होगा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल TGB DGB और ट्रायंगल CFE, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 90। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो कौन कौन दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ, देखिए ट्रायंगल TGB सिमिलर हुआ, ट्रायंगल DGB सिमिलर हुआ, ट्रायंगल CFE। तो अब देखिए DG by FC equals to BG by EF। देखिए गौर से, DEFG क्या है, एक स्क्वायर है, तो DG जो होगा वो FG के बराबर होगा। तो DG के बजाय आपको लिख दिया हम FG, BG, EF बराबर भी FG होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, FG स्क्वायर इक्वल्स टू BG इंटू FC हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है और ये बड़ा वाला सर्किल के एक पॉइंट से छोटे वाला सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ होता है। इसका नेमिंग है AQB और दूसरा का है ARC।
इसमें दिया है कि ए क्यू के जो लेंथ है, ए क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। तो गौर से देखिए, ए क्यू 5 सेंटीमीटर है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्किल पे दो चैनल जो ड्रॉ होता है, दोनों का लेंथ सेम होता है। ए आर कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। हमको पता क्या करना है? ए सी, इस सर्किल का सेंटर है, यहाँ से इस पर इसको मिलाएंगे रेडियस को, तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या? ये हम जानते हैं ना कि सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। ये तो बड़ा सर्किल का कॉर्ड ही है, तो जितना एआर होगा उतना सीआर होगा। ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो हमारा एसी का लेंथ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cosec थीटा, cos थीटा। इसमें थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री। ये 24 का ए पार्ट है, इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग दोनों सॉल्व करेंगे। यहाँ थीटा की जगह पर क्या है? 45 डिग्री पुट किया। देखिए sec 45 का वैल्यू कितना? √2। cosec 45 का वैल्यू कितना? √2। sin 45 का वैल्यू 1/√2। cos 45 का वैल्यू 1/√2। देखिए √2 का स्क्वायर 2, 2 2 जा 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 3 जा 6, कैंसिल हो जाएगा, √2 √2 -1, 10 - 1 9। इसी का देखिए और वाला जो क्वेश्चन है, ट्वेंटी का ही बी है। इसमें दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, और कहता है साइन रेज़ टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू 4 थीटा पता करना है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1 यानी tan 45 डिग्री। देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 45 डिग्री। अब देखिए हमको वैल्यू किसका पता करना है? साइन रेज़ टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू 4 थीटा। कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री पावर 4 प्लस कॉस 45 का पावर 4। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4। 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 कितना आएगा ऐड करके? 2/4, यानी आंसर आया 1/2। 25th नंबर कहता है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर। कहता है एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्किल बनता है और इसका एरिया निकालना है। स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, जो स्क्वायर का साइड होगा वही सर्किल का डायमीटर होगा, यानी सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। एरिया बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, अगर पाई का वैल्यू दिया है तब तो मैंडेटरी है पुट करना, अगर नहीं दिया है तो हम पाई के फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं, है ना। और ये आपके लिए अच्छा होगा, पाई के फॉर्म में आंसर छोड़ दीजिए। अगर पाई का वैल्यू दे देगा तब तो पुट करना ही है। और यहाँ आर एक्चुअली देखिए 7 से डिविजिबल नहीं, तो आंसर फिर पॉइंट पे आएगा, तो पाई के फॉर्म में आंसर छोड़ देना सही डिसीजन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर बी इसी का, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 264 एंड इट्स वॉल्यूम इज 924। देखिएगा कर्व सरफेस का सिलेंडर का कितना होता है? पाई आर एच। वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया कितना है?
264, ये कितना है 924। देखिए हाँ, 5 5 कैंसिल, R H कैंसिल, 2 से काट देंगे 132, 132 11 के टेबल में आता है, 11 12 जा, 11 8 जा 4, 11 4 जा, 12 7 जा, कैंसिल हो गया। तो 1/r = 7, तो r = कितना हो जाएगा 7 मीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा 14 मीटर। अब देखिए हमको क्या पता करना है, हाइट और डायमीटर का रेशियो। तो अब इस कर्व सरफेस एरिया यानी 2πRh, r कितना 7, h पता करना है 264, कैंसिल, h = कितना होगा 264 डिवाइडेड बाई 2 × 22, 16, यानी h 6 मीटर। देखिए पता क्या करना है आपको, हाइट और इसका डायमीटर का रेशियो, h बाई डायमीटर, h कितना 6 मीटर, डायमीटर कितना 14 मीटर, 3/7, यानी h is to डायमीटर जो होगा वो 3:7 होगा। तो सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 26। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका फिक्स्ड है, एक पैटर्नल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता ही है, कभी आपको आएगा कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, कभी आएगा √3 इज इरेशनल, कभी आएगा √5 इज इरेशनल, या फिर कभी आ सकता है 5 + 2 √3 इज इरेशनल। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ, गिवन दैट √3 इज इरेशनल, दिया हुआ है कि √3 इरेशनल है, लेकिन हमको प्रूव क्या करना है कि 5 + 2 √3। देखिए हमको प्रूव करना है कि 5 + 2 √3, 5 + 2 √3 एक इरेशनल नंबर है। कब? जब दिया है कि √3 इरेशनल है। √3 क्या दिया है? ये इरेशनल है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हम मान लेंगे कि 5 + 2 √3, ले 5 + 2 √3 be a rational number and its simplest form is p/q। मान लिया हमने कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है p/q, और p/q में p क्या है और q क्या है? तो p और q दोनों इंटीजर्स है, और यहाँ पर q क्या है? q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, यानी 0 को छोड़ करके कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। अब इसको देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम, तो 2 √3 = क्या आएगा? p / q - 5। आप गौर से देखिए कि 2 √3 = एलसीएम हमने लिया q, तो क्या आया p - 5q। अब √3 = क्या आया? p - 5q डिवाइडेड बाई 2q। गौर से देखना है इस रिजल्ट को, p क्या है? इंटीजर्स है, 5 क्या है? q क्या है? इंटीजर है, और 5 क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आएगा, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तब भी इंटीजर आएगा, यानी हमारा न्यूमेरेटर यहाँ क्या है? एक इंटीजर है। डिनोमिनेटर क्या है? q एक इंटीजर है, q एक नॉन जीरो इंटीजर है, यानी q 0 नहीं है। तो 2q क्या होगा? ये भी एक नॉन जीरो इंटीजर होगा। तो हमारा न्यूमेरेटर भी इंटीजर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर्स, यानी इस रिजल्ट को क्या होना है? रेशनल नंबर। लेकिन ये क्या दिया हुआ है कि √3 इरेशनल है। इसका मतलब क्या कि ये दोनों रिजल्ट बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों रिजल्ट बराबर हो रहा है कब? जब हमने इसको रेशनल माना और रेशनल मान के इसको प्रूव किया, तो रिजल्ट हमारा क्या आया कि √3 जो है इसके बराबर है, यानी √3 दिया है कि इरेशनल है, और रिजल्ट क्या आ रहा है? रेशनल, यानी ये दोनों हो नहीं सकता। तो ये चीजें जो आ रही है ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने मान ही गलत लिया था। क्या माना हमने? कि ये p/q इसके इक्विवेलेंट है, और इस नंबर को हमने माना कि ये रेशनल नंबर है। अब यहां देख लेना है, सुन लीजिए, समझिए कि इसको लिखने का पैटर्न क्या होगा।
तो सिंपल लिखेंगे, लेट 5 + 2 √3 be a rational number and its simplest form is p by q, where p and q are integers but q is not equal to 0. जब हम उसको सिंप्लीफाई किए तो हमारा क्या आया, √3 = p - 5q by 2q. Here we got p - 5q by 2q is a rational number, but √3 is irrational. It creates a contradiction due to our assumption. It means our assumption is wrong. And what is our assumption here? 5 + 2 √3 is rational. So our assumption is wrong. It means this is an irrational number. तो एक तरीका है इसको प्रूव करने का। इसी को प्रूव करने का दूसरा भी मेथड है। दूसरा मेथड देखिए क्या है। जैसे 5 + 2 √3 प्रूव करना है इरेशनल है, तो गौर से देखिए 5 + 2 √3 ये मान लिया हमने रेशनल है, और इसमें से एक रेशनल पार्ट जो 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसमें से रेशनल में से अगर हम रेशनल नंबर माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रेशनल नंबर। इसको R1 R2 मान लीजिए, ये R3। तो 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 √3। ये एक रेशनल हुआ। अब इस रेशनल को अगर हम 1/2 यानी 1/2 क्या है, एक रेशनल है, यानी रेशनल को जब हम रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आता क्या है, रेशनल है। लेकिन आ क्या रहा है, इरेशनल, यानी हम जो माने हैं वो गलत है। तो इन दोनों तरीकों में से किसी एक का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन के लिए ना मेंटली प्रिपेयर रहिए कि ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक निश्चित रूप से आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्या है, x² + 2x + 12x - k = 0। x² + 12x - k = 0। कहता है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज थ्राइस द अदर रूट। कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो रूट है वो दूसरे का ट्रिपल है। तो समझिए कि अल्फा बीटा दो रूट हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा अल्फा जो है, एक रूट अल्फा है, उसको हमने मान लिया a। तो बीटा कितना कहता है, बीटा कहता है 3a है। तो अब देखिए हमको पता क्या करना है, k का वैल्यू। हमको कहता है k का वैल्यू पता करिए। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ रूट अगर हम यूज करते हैं तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। अब यहाँ देखिए अल्फा कितना है, स्मॉल a, बीटा कितना है 3a स्मॉल a। ये कितना आया -b कितना है 12, -b 12/1। यानी देखिए यहाँ कौन सा क्या आया, 4a = -12। तो a = कितना हुआ, -12/4 -3। अब यहां देखना प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या होता है, c/a। अब अल्फा कितना हमारा a, बीटा कितना है 3a, c कितना है -k, और a कितना आया, ये कितना है 1। यहां देखिए क्या हो जाएगा, 3a² = -k। 3 a का वैल्यू कितना आया है -3, -3 का स्क्वायर = -k। ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 = -k। देयरफॉर k = -27, यानी k का जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ, -27। यानी यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमको दो फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा बीटा c/a। आपका काम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें दो सेक्शन है, दो क्वेश्चन है।
एक बनाना, ए बनाना है या बी बनाना है, हम लोग अभी दोनों डिस्कस करेंगे। कहता अ फ्रैक्शन बिकम्स 2/3 व्हेन 3 इज एडेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ध्यान रखना है, फ्रैक्शन क्या होगा, जब भी होगा तो x by y, यानी एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। कहता है यही फ्रैक्शन 2/3 हो जाता है कब, जब न्यूमरेटर में 3 ऐड करते हैं, यानी इसमें हम 3 ऐड कर दिए, तो रिजल्ट क्या है हमारा 2/3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा 2y = 3x + 9, 2y = 3x + 9, तो y = कितना हो जाएगा 3x + 9 / 2। ये हमारा पहला इक्वेशन बना। अब इसका दूसरा इक्वेशन देखिए, कहता है क्या कि एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब यही x by y जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है कब, जब डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया जाता है। यानी अब देखिए क्या होगा, y - 1 = 2x, y - 1 = 2x। देखिए y का वैल्यू क्या है यहाँ 3x + 9/2 - 1 = 2x। इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम 2, 3x + 9 - 2 = 2x। ये क्या हुआ 3x + 7 = 4x, सॉरी 7 होगा, तो 7 = 4x - 3x। तो x का वैल्यू कितना हुआ 7, x का वैल्यू कितना आया 7। अब देखिए इसी x का वैल्यू 7 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो y कितना निकलेगा हमारा 3 × 7 + 9/2। देखिए कितना हुआ 7 × 21, 7 × 3 = 21 + 9 30 / 2 15। तो हमारा फ्रैक्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो हुआ x by y वो कितना हुआ 7/15। देखिए आंसर आने के बाद एक काम करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में कि हमको चेक कर लेना चाहिए हमारा आंसर सही है या गलत। इसमें क्या कहता है न्यूमरेटर में 3 ऐड करते हैं, तो न्यूमरेटर में अगर है 3 ऐड किया हम तो कितना आ जाएगा 7 + 3 10, 10/15 मतलब 5 × 10 5 × 15 2/3 सही है। अब कहता है कि फर्स्ट केस को सेटिस्फाई किया फर्स्ट कंडीशन को, सेकंड कंडीशन को देखिए डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करते हैं, यानी 15 में से 1 माइनस किया तो कितना आया 14, 7/14 1/2, यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, हमारा आंसर सही है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए, इसी का सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। सेकेंड पार्ट कहता है इसका कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years more than 3 times the age of his son। देखो यहां मान लेते हैं ये सन है ये फादर है, सन का एज मान लिया हमने x, क्या कहता है सन का एज है x, कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years more than 3 times the age of his son। देखो एक्चुअली ना ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, हम इसको सिंगल वेरिएबल में भी बना सकते हैं। अगर फादर सन का एज हमारा x आया तो फादर का एज कितना होगा द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years more than 3 times the age of his son। सन का एज अगर x है तो फादर का क्या होगा 3x + 3। अब क्या कहता है 3 years later यानी 3 साल बाद फादर का एज कितना होगा 3x + 3 + 3, तो बेटा का कितना होगा x + 3। फादर्स एज विल बी 10 years more than twice the age of his son। ये जो फादर का एज है कहता है इस बेटा का एज के दुगना से 10 साल ज्यादा है, यानी इसका दुगना, इसमें से 10 साल माइनस कर दीजिए दोनों इक्वल होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम तो 3x + 6 - 10 = 2x + 6 कितना होगा 3x - 2x = 6, यहाँ कितना आएगा -4, इधर ले जाएंगे तो +4, तो x = कितना 10 years। यानी देखिए बेटा हुआ कितना 10 साल का, तो फादर कितना हुआ 10 3 जा 30 + 3 33 years। आंसर को चेक कर लेना है।
पहला केस तो सेटिस्फाइड है। सेकेंड केस को देखिए, 3 साल बाद फादर कितना का हो जाएगा? 36। बेटा कितना का होगा? 13 का। तो 13 का डबल कितना? 26। तो 36 में से 26 माइनस करेंगे तो 10 साल होगा। तो सेकेंड केस सेटिस्फाई करता है। तो हम सिंगल वेरिएबल से बना सकते हैं और आराम से इजी गोइंग बनेगा। हाँ, डबल वेरिएबल से भी बना सकते हैं। तो डबल वेरिएबल से कैसे बनाएंगे? यहाँ पर मानना पड़ेगा कि मान लिया हमने ना कि सन का एज है x, फादर का है y। तो क्या कहता है कि फादर का एज सन के एज के 3 गुना से 3 साल ज्यादा है, यानी y को कितना हो जाएगा? 3x + 3। जैसे फर्स्ट कंडीशन में बनाया है एक सिंगल वेरिएबल को लेकर, सिर्फ उसी को फॉलो करते हुए x माने हम इसको और y का वैल्यू पूरा रख दिया 3x + 3, एक रिलेशन होगा। दूसरा कहता 3 साल बाद, तो y + 3 - 10 = 2 × x + 3। अब y के वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो 3x + 3 - 10 = 2x + 6। The present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son. सन का एज x, फादर का एज 3x + 3। कहता है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद फादर का एज y + 3 यानी 3x + 3 + 3। तो आप देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x, 3 + 3 6 - 10 - 4 = 2x + 6। 3x - 2x = 6 + 4। x = 10 years और y कितना हो जाएगा? 3x + 3, 3 × 10 + 3 33 years। सिंगल वेरिएबल से भी बना सकते हैं, डबल वेरिएबल से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इसमें एक फिगर दिया हुआ है। कहता है इन द फिगर गिवन बिलो पी इज अ टेंजेंट। देखिए फिगर दिया है, यहाँ एक पॉइंट है, ये एक टेंजेंट, सॉरी पी एक टेंजेंट है, ये पी है, ए पॉइंट से इसको टच कर रहा है सर्कल को, और एक लाइन ऐसे पास किया है ये सी बी। और ए और सी यहां से मिला है, ये सेंटर है। ये पूरा एंगल 70 डिग्री दिया है। ये पूरा एंगल कितना दिया है? 70 डिग्री। और ये एंगल दिया है कितना? 30 डिग्री। देखिए जो भी निकालना हो पहले देख पार्ट वाइज सॉल्व करते चलना चाहिए हम लोगों को। जैसे ये 70 डिग्री है तो ये कितना होगा? 110 डिग्री। ये कितना है? 110, 30। ये ट्रायंगल बना तो ये कितना हुआ? 140। ये कितना होगा? 40 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पीसीबी एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर ये एंगल प्लस ये एंगल 180, ये 70, तो ये हुआ 110। अब कहता है क्या कि यहां से इसको ये एंगल हमको x पता करना है। ये एंगल कितना है? x होगा, x दिया है, ये x का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। ये यहां से हम इसको मिला है, ये भी रेडियस है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म कर रहा है, ध्यान रखना है इस बात का। ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पे क्या बनाता है? 90 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 90 होता, जिसमें ये क्या है? 40 है। ये एंगल कितना होगा इतना दूर? 50 डिग्री। अब देखना है गौर से, OA और OC
ओ ए और ओ सी क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि रेडियस है एक ही सर्किल का। तो ये 50 है तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा। ये देखना, इस एंगल को हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए y, ये है कितना x, ये भी रेडियस है, ये भी हमारा होगा x। ठीक है, y का वैल्यू कितना होगा 50 डिग्री। अब x और y, x प्लस y मिलके कितना है 70 डिग्री। x का वैल्यू हमको पता करना है, y 50 डिग्री है तो x का वैल्यू कितना होगा 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो पूरे कंडीशन को यहां समझ सकते हैं फिर से। ये देखिए 70 डिग्री है, ये लीनियर पेयर से हो जाएगा 110 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे तो ये आएगा कितना 40 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री बनाता है तो ये 40 है तो ये 50 डिग्री। यहाँ देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये 50 तो ये भी 50, ये 50, ये पूरा 70 है, ये 50 तो ये 20 डिग्री और ये दोनों इक्वल है तो ये इसके बराबर तो ये 20 तो ये भी 20 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 20 डिग्री। अब देखिए इसी का एक क्वेश्चन है, अब कहता है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। देखिए इस क्वेश्चन का आने का चांसेस ना हमेशा मोर देन 90% रहा है। ये क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है और बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। अगर हम सिर्फ एक पैटर्न पकड़ लें तो बहुत इजी है। नहीं क्या कहता है, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ऐसे समझना है। एक पैरेललोग्राम है, ये मान लेते हैं ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या है, इसका अपोजिट साइड इक्वल है, यानी ए बी बराबर डी सी है और ए डी बराबर बी सी है और एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी चारों साइड एक सर्किल को टच करता हुआ टच कर रहा है। तो मान लीजिए कि टच कर रहा है पॉइंट पी क्यू आर और इस पर। तो कहता है कि ऐसा जब भी कंडीशन होगा तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा। मतलब अब अपोजिट साइड बराबर नहीं, सारा साइड बराबर होगा, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ए बी बराबर तो डी सी है, यानी ए बी और डी सी हमको एक तरफ रखना होगा। देखिए पढ़े है ना कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्किल पर जो दो टेंजेंट होता है दोनों का लेंथ इक्वल होता है, यानी ए से हम देखें तो ए पी बराबर क्या होगा ए एस, ए पी बराबर क्या होगा ए एस। ऐसे ही बी पॉइंट से देखें तो बी पी इक्वल क्या होगा बी क्यू। आप देखिए गौर से, ए पी बी पी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए बी, और ए बी के तरफ ही हमको डीसी को रखना है, यानी डी से जब शुरू करेंगे तो क्या होगा डी आर इक्वल टू डी एस। यहां पर यह बात ध्यान रखना होगा कि डी आर हम एपी की तरफ ही लिखें, डी आर इक्वल टू डी एस और फिर सी आर इक्वल टू सी क्यू। अब ऐड कर लेते हैं चारों रिलेशन को, तो एपी प्लस बीपी ए बी हो जाएगा, डी आर प्लस सी आर डी आर प्लस सी आर सी डी हो जाएगा, ए एस प्लस डी एस ए डी हो जाएगा और बी क्यू प्लस सी क्यू डी सी हो जाएगा। अब गौर से देखिए ए बी हो गया, सी डी बराबर तो ए बी है ना, अपोजिट साइड से पैरेलल हमारे इक्वल, और ए डी डी सी के जगह पे भी ए डी ले लिए। देखिए क्या हुआ 2ab इक्वल्स टू 2ad, 2 कैंसिल, यानी ab इक्वल्स टू ad। अब गौर से देखिए ab इक्वल्स टू ad, यहां देखना है ab इक्वल्स टू क्या आया ad, और ad किसके बराबर है bc के, और ab किसके बराबर है cd के, यानी चारों साइड इक्वल हो गया तो रोम्बस हो गया। बस इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बढ़ते चले जाना है, और ये क्वेश्चन बहुत चांसेस है कि इस बार आएगा। मतलब आपको इस क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है अच्छे से।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है और इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में प्रूव करना है 1 + sec a by sec a इक्वल्स टू sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - cos a। देखिए LHS से चलते हैं, क्या दिया है 1 + sec a डिवाइडेड बाई sec a। हमको लाना है साइन कॉस में, तो हम sec a को क्या लिख सकते हैं 1/cos a डिवाइडेड बाई 1/cos a। क्या आएगा हमारे ऊपर, सिंप्लीफाई करेंगे तो cos a + 1/cos a मल्टीप्लाइड बाई cos a। देखिए cos a कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1 + cos a। लेकिन देखिए हमको क्या लाना है, न्यूमरेटर लाना है साइन स्क्वायर है, यानी कि हम नीचे ऊपर 1 - cos a से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर है बाई 1 - cos a। तो 1 - cos स्क्वायर a क्या होता है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर a बाई 1 - cos a। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये RHS हमारा आ गया। हम RHS से भी इसको बना सकते हैं। देखिए सेकेंड मेथड, हम RHS से भी चल के इसको बना सकते हैं। RHS क्या दिया था साइन स्क्वायर a बाई 1 - cos a। क्या करते हैं हम कि साइन स्क्वायर को तोड़ देते हैं, तो क्या लिखते हैं 1 - cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - cos a। इसको फैक्टराइज करते a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर, तो क्या आता 1 + cos a मल्टीप्लाइड बाई 1 - cos a डिवाइडेड बाई 1 - cos a। 1 - cos a कैंसिल, सेक मिलाना था तब cos को लिख देते 1/sec a, तो क्या आ जाता हमारा sec a + 1/sec a, यानी sec a + 1 या 1 + sec a बोथ आर सेम मीनिंग। ये LHS आ गया। तो हम जैसे चाहे आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। अब सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, मीन निकालने का था और एज्यूम्ड मीन मेथड से। अब ध्यान रखना होगा मीन निकालने में आपको कि जैसे यहां देखिए दिया है क्लास दिया है, यानी क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। क्लास इंटरवल देखिए दिया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसी है 8, 7, 10, 13 और 12। हमको कहता है एज्यूम्ड मीन मेथड से क्या करना है, इसका मीन निकालना है। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ता है क्लास मार्क, जिसको हम XI से रिप्रेजेंट करता है। क्लास मार्क क्या होता है, किसी भी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का सम का आधा, यानी 0 + 5 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 2.5। अब देखिए बाकी का निकालने की जरूरत नहीं, क्लास साइज कितना का है 5 का, तो इसमें 5 जोड़ते जाए 7.5 कितना होगा, फिर 12.5 कितना होगा 17.5 और 22.5। अब एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू कहता है कि इसमें से किसी एक को हम मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मान दिया हमने, दिखाया A, तो ये हुआ हमारा A। तो यहां पर हम निकालते हैं डिविएशन DI। अब इस क्या करना है ना, जो हमारा क्लास मार्क आया है जिसको हम एज्यूम्ड मीन माने हैं, जो हमारा ये है ये इसे रिप्रेजेंट जिसको हमने किया, इस नंबर को एक एक करके सबसे माइनस करना है, उसके सामने लिखना है। तो 2.5 से 12.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -10.5। इसमें से करेंगे तो कितना आएगा -10, नॉट 10.5, -10। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -5, इसमें करेंगे 0, इसमें से इसको करेंगे तो 5, इसमें से इसको करेंगे तो फिर 10। देखिए कितना है -10, 5, 0, 5 और 10। अब यहाँ क्या करना है कि इस डिविएशन को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है।
यानी डी आई इंटू एफ आई, माइनस इंटू करेंगे तो 80 माइनस 35, 0, इन दोनों का 65, इन दोनों का 120। अब यहां पर हमको देखिए निकालना है क्या, सिग्मा डी आई एफ आई यानी सबका सम। देखिए यहां पर क्या है, 80 है माइनस 120 प्लस, यानी प्लस रिजल्ट क्या आएगा 40, और यहां इन दोनों से माइनस करें तो प्लस 30, तो 40 प्लस 30 70। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एक्स आई डी आई, सॉरी सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। देखिए एफ आई डी आई या डी आई एफ आई एक ही मतलब है। ये कितना है हमारा 12.5 प्लस एफ आई डी आई या डी आई एफ आई कितना है 70, और सारे फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है, 13 12 25, 8 7 15 40 और 10 50, 0 कैंसिल, 2 से नीचे पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.5 प्लस 7 दूनी 14 यानी 1.4, आंसर कितना है हमारा 13.9। तो सेक्शन सी हमारा आज कंप्लीट हुआ, और सेक्शन डी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और तब तक के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए।